अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इंतखाबात 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शंस और उन इलेक्शंस में उस वक्त जिन सीटों पर जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शन नहीं हो पाए थे वहाँ, और उस वक्त जिन सियासतदानों ने ड्यूल सीट्स के ऊपर एक से ज़ायद नशस्तों के ऊपर कामयाबी समेटी थी, कानूनी तौर पे उन्हें एक अपनी सीट जो है वो छोड़नी थी, और वो जो सीटें छोड़ी गई थी उनके ऊपर आज इलेक्शन हुए। इस तरह कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर कुल 239 उम्मीदवार आज आमने सामने। और इसमें हमने देखा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई, और साथ ही साथ पुरतशद्दुद वाक़यात और वही तमाम सीरीज़ ऑफ एरर्स जो 8 फरवरी 2024 को देखे गए, उसका रेप्लिका आज भी देखा गया। बावजूद इसके कि आज टर्नओवर कई जगहों पे इंतहाई कम था, लेकिन अब तक वहाँ से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ना मिलना और मीडिया ब्लैकआउट, मीडिया को एक्सेस नहीं देना, और इलेक्शन से और रिजल्ट से पहले ही जो है कई एक जगहों से ये भी आया कि जनाब फॉर्म्स के ऊपर जो है वो सिग्नेचर्स करा लिए गए फॉर्म 45 के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया था पिलडैट ने, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, और साथ ही साथ फैफिन ने भी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मॉनिटरिंग जो नेटवर्क है उसने भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। तो आज सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और मज़ीद आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें कौमी असम्बली की पंजाब की 2 सीट्स हैं, और सूबाई असम्बली की पंजाब से 12, और इस मरतबा जो दंगल है बहुत ज़्यादा फोकस है वो पंजाब ही है, और मेन लाहौर है इस वक्त इंतखाबी दंगल। सिंध की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2, जबकि बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली की 2 नशस्तों पर और खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 नशस्तों पर आज इंतखाबी दंगल हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा चलेंगे एहसान अहमद की तरफ, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरओ ऑफिस, और ये हल्का है NA 119 लाहौर, जिसके बाहर गिनती का अमल जारी है, और उनसे जानेंगे कि अब तक वहाँ से क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से। जी एहसान अहमद, अपडेट कीजिएगा। एहसान से रब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच चलेंगे सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर। जी सलीम शेख, आज बड़ा ज़बरदस्त अखाड़ा जो है वो देखा गया, और पंजाब में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 12 नशस्तें 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ हैं ये ज़िमनी इंतखाबात? व्हाट्स योर फाइंडिंग? देखिए, 8 फरवरी 2024 से डिफरेंट के हवाले से तो जो है वो ये है कि अब जो इंतखाबात हो रहे हैं वो तमाम के तमाम इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त उन सीटों पर हो रहे हैं जो कि छोड़ी हुई सीटें हैं, यानी कि जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा सीटें थी उन्होंने छोड़ी हैं, तो वो उन पर इंतखाबात हो रहे हैं। और वो सारे के सारे जो हैं वो तकरीबन इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये जो इंतखाबात इसलिए डिफरेंट है, और इसका जो टर्न ओवर है वो कम होने की एक वजह ये भी है कि वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात ओवर है वो कम ही होता है, लेकिन जो माजी में जो इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी में, उस वक्त एक वेव चली थी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में जीते थे। लेकिन आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि टर्न ओवर कम होने का जो फ़ायदा है वो हुकूमती जमात को होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो नताइज आने के बाद ही होगा। क्योंकि इसका जो इंतखाबात हो रहे हैं, हम अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मजबूत उम्मीदवार हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से हो, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलात ये हैं कि मोहम्मद सलाई जो है वो लाहौर की एक सीट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है मोहम्मद सलाई ने वो लाहौर में मौजूद नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन सूरत ये है कि जिस सीट पर मोहम्मद सलाई इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं वो सीट जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से छोड़ी है, जो इस वक्त के मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो लिहाजा लोगों का जो एक तरीक़ाकार होता है, माजी में हमने देखा है कि जो
पार्टी हुकूमत में होती है उसके उम्मीदवार को जो है वो ज़्यादा वोट पड़ने के इम्कानात होते हैं। और टर्न ओवर जो बता रहा है उससे बधाई ये लग रहा है कि हुकूमती पार्टी को जो है इस टर्न ओवर के कम टर्न ओवर का जो है वो फ़ायदा पहुँचने का इम्कान वजूद है। यही वजह है कि इस वक्त आप देखें कि जो रिज़ल्ट है अभी तक जो आ रहे हैं उसमें जो है वो हुकूमती पार्टी से जो इंतखाबात में हिस्सा लिया हुआ है उनके जो नताइज हैं वो ज़रा थोड़े कदरे बेहतर हैं, लेकिन आखिरी नताइज आने पर ही जो है वो आखिरी फैसला होगा। और इस तरह अगर आप देखें तो स्टेटमेंट जो है वो दिया जा सकता है। मैं आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन इससे पहले मैं जरा चलना चाहूँगा एहसान अहमद आरओ ऑफिस के बाहर और NA 119 लाहौर, वहाँ गिनती का अमल जारी है। जी एहसान, आप बताइए क्या इस वक्त अपडेट्स हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर UET के बाहर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बाहर, जहाँ पर 3 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के दफातर मौजूद हैं। हल्का NA 119, PP 147 और 49। जबकि यहाँ पर मीडिया का दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी भी शख्स को यहाँ पर अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तमाम मीडिया के जो लोग हैं यहाँ बाहर ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो सियासी जमातों के लोग हैं जिनके पास एहसान जरा बताइए 119 इसके अलावा क्या कहा आपने? NA 119 जी NA 119, PP 149 और PP 147 के जो 3 रिटर्निंग अफसरान के जो दफातर हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए गए हैं। जबकि यहाँ पर मीडिया का दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पर ममनू कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो सियासी जमातों के लोग हैं, हत्ता कि जिनके पास अथॉरिटी लेटर मौजूद हैं, उनका दाखिला भी जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर काफ़ी बहसो मुबाहिसा भी हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने सिर्फ पुलिस से कहा कि हमें अंदर जाने दिया जाए। जबकि पुलिस का यही कहना था कि रिटर्निंग अफसरान की तरफ से और पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, सिवाय वो शख्स जिसको इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया हो। यानी कि ऐसे लोग जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं जिनको रिजल्ट्स के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किया था, सिर्फ उन्हीं शख्स को जो है रिजल्ट के साथ यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी भी शख्स को यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हमने जो अनऑफिशियली तरीके से जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल किए हैं, उनके मुताबिक PP 149 के जो 70 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें अलहाज मोहम्मद शोएब सदीकी, जिनका ताल्लुक IPP से है, वो 11,047 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। जबकि IPP जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके जो ज़िशान रशीद हैं वो 7,000 से ज़ायद वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ जो PP 147 का जो दूसरा हल्का है उसमें जो 25 पोलिंग स्टेशन हैं उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो मोहम्मद रियाज हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो 2,266 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। जबकि मोहम्मद खान मदनी जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है, ये 1,661 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। जबकि यहाँ पर किसी भी शख्स को जो है मीडिया का हो चाहे या किसी सियासी जमात का हो, उन्हें रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जाने की इजाज़त नहीं है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और इस वक्त चलेंगे तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। चौधरी साहब, ये जो बताया गया हल्का NA 119, ये मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब की खाली की गई नशस्त और उसमें नून लीग के अली परवेज़ मलिक और इनका मुकाबला है मियाँ शहजाद फारूक जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद PP 147 हमजा शहबाज ने ये सीट खाली की थी, मलिक रियाज नून लीग के, और इनका मुकाबला मोहम्मद खान मदनी अगेन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PP 149 जो कि अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इस वक्त वजीर भी हैं, उन्होंने ये नशस्त खाली की थी। और शुएब सिद्दीकी जो हैं उनका मुकाबला हाफिज ज़ीशान रशीद अगेन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरा सवाल ये है कि एक तो ये पैटर्न जो एक टग ऑफ वॉर जो नज़र आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जो इस वक्त है मैदान में, उसकी और नून लीग के दरमियान, और फिर दूसरा ये इंतहाई सेंसिटिव कहेंगे या बहुत ही हाई प्रोफाइल ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इनके अंदर मीडिया ब्लैकआउट, मीडिया को एक्सेस ना देना, और इसको आप किस तरह से देख रहे हैं चौधरी साहब? देखिए, एक तो आपने कहा कि मीडिया ब्लैकआउट है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि कानून के मुताबिक तो गिनती के वक्त जो है उस जगह जहाँ गिनती हो रही होती है वहाँ तो मीडिया को नहीं अलाउ होता और ना होना चाहिए। ब्लैकआउट तब होता कि मैं और आप यहाँ बैठ के बात ना कर रहे होते या हमारे रिपोर्टर को खबर देने की इजाज़त ना होती। अगर गिनती के दौरान जो है वो इजाज़त नहीं है तो फिर तो मेरा ये ख्याल है ब्लैकआउट नहीं है। ब्लैकआउट जो है वो तब होता है कि किसी को किसी तरह की एक्सेस ना हो। तो इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन था, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही
کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا 8 فروری کو کہ انہوں نے لاہور میں ساری سیٹیں جیت لی ہیں اور فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرا دیا گیا۔ آج ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر لاہور سے اسی طرح کی کمپین کرتے اور اسی طرح جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتے حکومت کو اور وہ سیٹیں ان کو ہراتے یا ان کا مارجن بہت کلوز ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور سے مریم نواز صاحبہ نے سیٹ خالی کی، شہباز صاحب نے سیٹ خالی کی اور حمزہ شہباز صاحب نے سیٹ خالی کی، لیکن سلیم صاحب بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا اس سارے پروسیس میں لاہور میں مسلم لیگ، لاہور میں پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد کونسل نے کوئی جلسہ کیا، کوئی ریلی کی، یا انہوں نے یہ پریزنس شو کرنے کی کہ وہ واقعی سیریسلی الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بجائے لاہور کے انہوں نے 2 دن پہلے قصور میں ایک جلسہ کیا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ قصور میں جہاں ایک سیٹ خالی تھی وہ بھی امپورٹنٹ ہوگی، اس کی بجائے جلسہ یا ریلی لاہور میں کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ایسا موقع تھا کہ وہ اپنا 8 فروری کا کلیم جو ہے اس کو آج اسٹیبلش کرتے، ثابت کر دیتے کہ اس وقت تو 47 کے ذریعے ہو گیا تھا، لیکن آج وہ 47 والا معاملہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون تو جو کہ حکومتی جماعت ہے اور حکومتی جماعت کے جو اہم رہنما ہوتے ہیں خاص طور پہ جو سرکاری عہدوں پر ہوتے ہیں ان کو الیکشن کمپین میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو بڑے رہنما ہیں جو سارا دن آپ کو پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں، کبھی ڈیالہ کے باہر، کبھی ہائی کورٹ کے باہر، کبھی الیکشن کمیشن کے باہر، وہ کہاں تھے؟ انہوں نے کمپین کیوں نہیں چلائی؟ انہوں نے کیوں نہیں اپنے ووٹر کو منظم کیا؟ کیوں نہیں اپنے ووٹر کو انہوں نے موبلائز کیا؟ اگر موبلائز کیا ہوتا تو آج ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا اور ان کا کیس جو ہے ویری ویلڈ پوائنٹس یہ میں رکھوں گا سلیم شیخ کی جانب۔ سلیم یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی تھی 8 فروری کے بعد، وہ آج اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو موبلائز کیوں نہیں کر پائی؟ پھر دوسرا یہ کہ جو بات کی جا رہی تھی اس وقت جو سرکار ہے وہ کتنا انفلوئنس، کیا انفلوئنس واقعی نظر آئی ہے یا پھر ایک وہ ہمت چھوڑ دی ہے، آسرا چھوڑ دیا ہے ذرا میرے خیال سے حزب مخالف نے؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سرکار نے تو کوئی اتنا ایکٹیو نظر نہیں آئی۔ سرکار کا میں نے کوئی ایک شخص کہا کہ اس نے کسی پولنگ سٹیشن پر گیا ہو، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ رول ہے کہ سرکار میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے وہ الیکشن میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور ہماری جو ٹیم ہے وہ سارا دن جو ہے وہ سارے حلقوں میں موجود رہی ہے اور کہیں سے ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ حزب مخالف نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ویسے ہی پیچھے کر لیا، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ چانس نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی جو ان کا بڑا لیڈر جو ہے وہ آج جو ہے وہ کمپین میں نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ جاتے تو اپنے مختلف جو پولنگ سٹیشن ہیں یا پولنگ بوتھ جو وہ باہر بنے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر وزٹ کر سکتے تھے اور ایک کمپین کر سکتے تھے، اور الیکشن سے پہلے بھی ایک کمپین کر سکتے تھے، کیونکہ یہ لاہور میں ایک جلسہ کیا تھا 119 میں، لیکن ہمارے رپورٹر وہاں پر موجود تھے، سارا دن انہوں نے کوریج کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف 4 یا 500 کے قریب جو ہے وہ اپنے ورکرز کو اکٹھا کر سکے تھے 119 میں۔ تو اگر 4 یا 500 لوگ اکٹھا کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی جو ہے آج کا جو ٹرن اوور ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ گو کہ مریم نواز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ آج کا جو رزلٹ ہے یا آج کا جو لوگوں کا نکلنا ہے وہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ فتح ہوگی، اور اس وقت تک کے جو نتائج وہ اب تک ہم اپنے ناظرین کو دے سکے ہیں اس کے مطابق تو جو نتائج سے بظاہر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں ان کی جو لیڈ ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے وہ زیادہ ہے، لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک، کیونکہ ابھی 8:30 کا وقت ہوا ہے، تو 1 سے 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور جو آر او آفس کے باہر جو ہماری ٹیم کھڑی ہے اس پہ بھی یہی ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ آر او آفس کے اندر 2008 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے، آر او کے دفتر میں کوئی بھی جو ہے وہ ٹیم کسی کی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکی تھی۔ صرف جو وہ نتائج لے کر ٹیم آتی ہے اس کے جو سب سے تو نہیں لیے جا سکتے، لیکن کچھ سے جو ہے فارم 45 جو ہے اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن
सारे नहीं, हम भी जो है फॉर्म 45 जो है वो तस्वीर के साथ जो है वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मुमकिन नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग अगर आते हैं तो वो फौरी तौर पर अंदर चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो मीडिया को जो है वो बाहर आकर तो जो है वो फॉर्म 45 की तस्वीर बनाने दें या वीडियो बनाने दें, और फिर मीडिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद होती है, इसलिए मुमकिन भी नहीं होता। जी ठीक, ज़रा आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे इस वक्त क्वेटा का और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों पे आज पोलिंग का अमल हुआ। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजीब, अपडेट कीजिएगा आज पूरे दिन से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पे क्या रहा? 2 सीटें ऐसी हैं जिन पे दोबारा इलेक्शन हो रहा है। इनमें एक PB 30 है फुजार वट का इलाका, दूसरा PB 22 है जो लसबेला का इलाका है। PB 20 में ये सीट अख्तर मेंगल ने छोड़ी थी और अब यहाँ से BNP के जानदेब मेंगल इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं जालवान अवामी पैनल के रहमान। जबकि जाम कमाल ने जो सीट छोड़ी थी उनकी एहलिया जरीन मक्सी सीट पे लड़ रही है और बहुत वाज़ेह बरतरी उनको हासिल है, क्योंकि यहाँ पे उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी के थे वो गुज़िश्ता रोज दस्तबरदार हो गए। अब एक आज़ाद उम्मीदवार रह गए, वो बिल्कुल बराए नाम से हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं यानी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, जो सरप्राइज नहीं हुआ, जो सीटें जिनकी थी वहीं पे इंटैक्ट है। एक और हल्का है किला अब्दुल्ला जहाँ रीपोल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे दोबारा पोलिंग कराई जाए क्योंकि यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ हुए थे, कुछ लड़ाई झगड़ा, तो इस हल्के में काफी कशीदगी थी। सुबह से बीच में जो किला अब्दुल्ला का एक पोलिंग स्टेशन है मजक का, वहाँ पे मुसल्लह अफराद घुस गए थे और फायरिंग भी की उन्होंने, खौफ-ए-राज़ फैला, 2 घंटे पोलिंग रुकी रही, जिसके बाद फोर्सेज वहाँ पहुंची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इसका नोटिस दिया। यहाँ पे काफी टफ मुकाबला है। यहाँ पर प्रिंसिपल मिली अवामी पार्टी के मीर वाइस अचकजई और अवामी नेशनल पार्टी के जमर खान अचकजई इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं उनमें मीर वाइस आगे हैं, लेकिन यहाँ आपको बताता चलूं कि ये सीट वो सीट है किला अब्दुल्ला की जहाँ से जमर खान अचकजई जो ANC के उम्मीदवार हैं, 3 इलेक्शन 2008 से अब तक कोई इलेक्शन वो यहाँ पे हारे नहीं, लेकिन इस वक्त जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो थोड़े पीछे हैं, लेकिन अभी पोलिंग स्टेशन काफी बाकी हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे सूरत-ए-हाल वाज़ेह। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है PB 50 किला अब्दुल्ला पोलिंग स्टेशन मजक में मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया था। बिल्कुल इमरान, बहुत ज्यादा कशीदगी पाई जाती थी। इस वक्त भी कशीदगी है। कोयटा चमन शाहराह पे जो जंगल पीर अली ज़ई का इलाका है, यहाँ पे मुसल्लह अफराद ने जगह जगह रुकावटें खड़ी की हुई है, रोड को बंद किया हुआ है। तो जो मुख्तलिफ इलाकों के प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो RO के दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। खौफ-ए-राज़ बहुत ज्यादा है। फोर्सेस को मजीद तलब किया गया है ताकि वो प्रिजाइडिंग अफसरान को RO ऑफिस तक पहुंचा सकें रिजल्ट के साथ, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की कशीदगी है कोई भी सूरत-ए-हाल जन्म ले सकती है। इसलिए पूरी फोर्सेस जो FC की है, लेवीज की है, उनको कहा गया है कि वो सिविल इंतजामिया की मदद के लिए जाएं और प्रिजाइडिंग अफसरान को मुतलका ROs तक पहुंचाएं ताकि यहाँ पे स्मूथ हो सके जो काउंटिंग का अमल है। जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो रिजल्ट लेके पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी हल्के ऐसे हैं 30 के करीब जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब तक RO ऑफिस नहीं पहुंच सके। तारिक चौधरी साहब, जरा एक ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमेशा कहा भी गया, जब हम बात करते हैं जनरल इलेक्शंस की, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, पूरे प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसमें बाई इलेक्शंस, और वो भी उस सूरत में कि जब एक जो कोई भी सियासतदान या उम्मीदवार है एक से ज़ायद नशिस्तों पर जब वो कॉन्टेस्ट करता है, तो इसके ऊपर तनकीद भी की जाती रही, क्योंकि 2018 के जो इलेक्शंस थे, एक हल्के के ऊपर 24 करोड़ रुपए सरकार के उसके ऊपर खर्च होते हैं। और पाकिस्तान में इस मरतबा हमने ये देखा कि जो बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, जो 2024 के इलेक्शन में, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो इलेक्शन में जो है वो हार जाएंगे, लेकिन फिर भी पार्टी लीडर्स जो हैं उन्होंने एक से ज़ायद जगहों से कॉन्टेस्ट किया और अपने आप को मच सिक्योर सीट्स जो उन्होंने अवेल की, और आज जाहिर है कि उसी के ऊपर वो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो ये इसके ऊपर बड़ी तनकीद खुद पिलजाट की तरफ से होती रही, खुद फैफन की तरफ से होती रही कि ये तर्ज अमल जो है वो जमहूरियत के लिए और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए सही नहीं है। इसके ऊपर क्या कहेंगे तारिक चौधरी साहब?
मुझे ये नहीं समझ आई कि यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी बंदे को एक से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इस बात पे एतराज़ किया था। हाँ, अगर तो ऐसा है इसी के ऊपर हुआ जी था। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के कवानीन में इजाज़त है और उसमें कोई बार नहीं है कि कोई बंदा 1 या 2 या 3 या 4 सीटों से इलेक्शन लड़े, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जो भी बंदा जाता है वो 4 नहीं, पे लेकिन जाता है, जब 3 पे जाता इस्लाहात है। की रिफॉर्म्स की बात की जाती है चौधरी साहब, तो उसमें इस पॉइंट को भी डिस्कस किया जाता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, गो के कोई भी सियासी जमात इसमें आगे नहीं बढ़ती। देखिए, पाकिस्तान में हर इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स होती हैं। 2017 में भी हुई थी, 22 रुकनी कमेटी बनी थी, उसमें पाकिस्तान की सारी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस वक्त भी जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी सारी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। तो अगर तो पॉलिटिशियन का और सियासी जमातों का ये ख्याल है कि इसमें कोई कबाहत है, जो मेरी ज़ाती राय में कबाहत नहीं है कि हर शख्स को एक सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो फिर उसको कानून बनाना चाहिए। लेकिन अगर कानून में इजाज़त है, कानून में कोई बार नहीं है, तो फिर सिर्फ फाफिन के कहने पर या पीरियड के कहने पर कोई चीज़ गैर जमहूरी या गैर कानूनी नहीं हो जाएगी। देखिए, जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपने आप को अवाम के सामने पेश करता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ एक डाइवर्सिटी है, चारों सूबों का कल्चर मुख्तलिफ है, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, प्रोविंशियल जमातें भी हैं, जो हैं वो रीजनल जमातें भी हैं, नेशनल जमातें भी मौजूद हैं, तो एक लीडर को ये मौका मिलता है कि अपने आप को चारों सूबों के सामने पेश करे। मसलन अगर कोई एक लीडर जो है, इमरान खान साहब ने 2018 में 5 सीटों पर लड़ा था, खैबर पख्तूनख्वा से भी, सिंध से भी, पंजाब से भी, तो ये तो ज़्यादा मेरे ख्याल फेडरलिज्म की बात है। ज़्यादा अच्छी बात है कि हर सूबे के लोगों को मौका मिलता है कि उस लीडर को रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट कर सकें। इसी तरह बिलावल साहब, जरा फरजाना अली ने भी हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ पेशावर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर आज KPK में वोटिंग, क्या रहा पूरे दिन, क्या सूरत-ए-हाल इस वक्त सामने आई है और क्या इत्तलात आ रही हैं? देखिए, कौमी असम्बली की 2 हैं और 2 जो है सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जिसमें अगर आप देखें कि कोहाट में PK 91 है, बाजोड़ में 2 हैं, एक PK की सीट है और एक NA की सीट है, 8 है और PK 22 है। इसी तरह डेरा इसमाइल खान बड़ी इंपॉर्टेंट सीट NA 44। अब तक की जो सूरत हाल है वहाँ पे हमें यही दिखाई दे रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इस वक्त इलेक्शन में है, वो अगर कहीं पर मार खा रही है तो अपने ही लोगों के हाथों मार खा रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं बाजोड़ की सूरत हाल, बाजोड़ में आपको याद होगा कि रेहान ज़ेब का जो बहिमाना कत्ल हुआ था, तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और बड़े अहम कारकुन थे और इलेक्शन भी लड़ रहे थे उस वक्त। फिर अब जो इलेक्शन है इसमें मुबारक ज़ेब उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त वो नंबर 1 पोजीशन पर है, बावजूद इसके कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुलदाद खान भी मुकाबले में है। टिकट पर यहाँ पर मसला हुआ था, बहुत ज्यादा ये कहा गया वर्कर की तरफ से कि मुबारक ज़ेब को ही ये सीट देनी चाहिए, लेकिन जाहिर है पार्टी का अपना फैसला था, उन्होंने गुलदाद खान को दिया, जिसका नतीजा हमें अभी नजर आ रहा है कि जिसको जो हक रखता था यानी कि मुबारक ज़ेब, वो इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये एक बड़ा सेटबैक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टिकटों की तकसीम के जो मामलात हैं, बड़ा सेटबैक रहा है और उन्होंने उसकी कीमत भी अदा की और इनफैक्ट ये उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कुछ जगहों पर तो आपको दिखता है तो उसमें शायद पार्टी भी हक बजाने भो के सीट किसको देनी चाहिए, लेकिन ये जो बाजोड़ का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है और इसमें जरूर हकदार था कि मुबारक ज़ेब को ये सीट जानी चाहिए थी और पार्टी की तरफ से ये टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ का फैसला है जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वो लड़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप NA 44 की तरफ डेरा इसमाइल खान की तरफ चले जाए तो वाज़ेह तौर पर फैसल अमीन गंडापुर की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक यहाँ पे हम लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन है, ज़िमनी इंतखाबात की ट्रांसमिशन जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।